नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। आज हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका काल क्या दुनिया के लिए विनाशकाल जैसा होगा? क्योंकि आते ही उन्होंने जो फैसले किए हैं वह दिखा रहा है कि अपने आसपास वह दबदबा बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो चिंता है उसे दरकिनार करते हुए वह पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आए। जलवायु परिवर्तन से लेकर जितनी अहम चीजें हैं उन पर उन्होंने कहा कि अमेरिका इसमें योगदान नहीं देगा। सबसे खतरनाक कदम WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका का बाहर आना है। इस पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर के साथ। प्रबीर, ट्रंप अपनी जगह पर बैठ गए हैं। 20 जनवरी 2025 को वह फाइनली राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने शपथ ली। हम लंबे समय से इस पे चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या होगा, और आते ही उन्होंने जिस तरह से घोषणाएं की हैं, आपको क्या लगता है कि विश्व कूटनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा? और उससे पहले अगर आप भारत के बारे में भी कुछ बताएं कि भारत पे क्या असर पड़ेगा। बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने। तो इसमें तो काफी वक्त लगेगा अगर हमको समझना भी है क्या होने वाला है। साफ है कि उनकी फोकस ज्यादा अमेरिका पे है और इसकी आसपास इलाके के ऊपर इसका पहला असर ज्यादा पड़ेगा। हमारे ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि शुरू कर दिया है उन्होंने जो इमिग्रेंट्स की सवाल, जिसमें हिंदुस्तान से भी भारतवर्ष भी लोग जाते हैं, उनकी भी नंबर आएगी कि कितने लोगों को वापस भेजेंगे। बातचीत अभी चल रहा है कि 20,000 को शायद वापस भेजा जाएगा, फलाना धमाका। हेडलाइंस 18,000 आज बता रही हैं। तो ये सब देखते हुए हर मुल्क पे कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। पर अगर हम इमिग्रेंट्स की बात छोड़ दें, जिसमें हमारे H1B वीज़ास की भी बात आएगी, इनको अगर छोड़ दें तो अभी हमारे ऊपर खास कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत अहम कुछ होने वाला है या कोई फ़ायदा नुकसान होने वाला है। उनका निशाना रहा है अंदरूनी पॉलिटिक्स पे और माइग्रेंट्स का, जिसमें भी मुख्य निशाना वहाँ मेक्सिको है, क्योंकि मेक्सिको सदर्न बॉर्डर जो है उसके ज़रिए लैटिन अमेरिका से मुल्क से भी जब आते हैं मेक्सिको के थ्रू जाते हैं। अब जानते हैं कि हमारे भी लोग जब जाते हैं, कुछ लोग मेक्सिको के जरिए अंदर आना, जो पिछले 2016 में जब वो आए थे और वो दीवार जो अधूरी दीवार है उसे अब पूरा करने की घोषणा उन्होंने की है। हाँ, पर मुख्य चीज है कि वॉल तो ठीक है, पर उन्होंने पूरा मोबिलाइजेशन कर रहे हैं कि वहां से मेक्सिकन जो बॉर्डर है उससे कैसे इमिग्रेशन रोका जा सकता है, उस पर निशाना है। दूसरा निशाना देश के अंदर ऐसे तबकों पे है जिनकी सोशली प्रोग्रेसिव करेंगे, ट्रांसजेंडर राइट्स, इन सब चीजों को लेके बात उनकी चल रही है। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका में सिर्फ 2 हैं, मेल एंड फीमेल। ये तो उन्होंने घोषणा की जेंडर के लिहाज से। हाँ, तो उनको बायोलॉजी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि बायोलॉजी भी मानते हैं कि और ऐसे लोग हैं जो एक या दूसरे जेंडर में फिट नहीं होते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं आज इस बात को। पर निशाना है कि सोशल जो इश्यूज है जिसपे इनका बहुत क्या कहेंगे, इनका बहुत फोकस कैंपेन चल रहा है ट्रांसजेंडर राइट्स लेके, इन सब चीजों को। तो इनको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना, एक हिसाब से जो असली मुद्दे देश के अंदर है उनको एड्रेस ना करना जी। तो वो तो उनके ऊपर छोड़ देते, वहां क्या करेंगे। सवाल दूसरे मुल्कों पे क्या असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर पड़ेगा, तो उस पर देखिए आज ही उनकी बातचीत आई है जिसमें उन्होंने कहा कि हम वेस्टर्न यूरोप, चीन दोनों पे हम टैक्स लगाएंगे जी, ड्यूटी बढ़ाएंगे, हमारे ऊपर जो इंपोर्ट होता है उस पर ड्यूटी बढ़ाएंगे। तो वेस्टर्न यूरोप तो इनके मित्र देशों में से है जी, ठीक है ना। तो वहां पर उनकी लाठी जो है वो सिर्फ चीन पर नहीं, वेस्टर्न यूरोप पे भी चल रही है और हमारे ऊपर भी आएगी, ये कह के कि यहाँ से जब आप भेजेंगे चीजें तो उस पर टैक्स लगेगी। तो ये चीजें साफ है कि अमेरिका का इन सब चीजों में अब ज्यादा
मत केंद्रिकता आएगा कि राजनीति में जो कहते थे ना रूल बेस्ड ऑर्डर, ये सब उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने रूल बेस्ड ऑर्डर कुछ है नहीं, हम ही रूल बनाएंगे और सब पर थोपेंगे। और दुनिया में जो चिंता भी आई, जो सबसे पहले इन्होंने, मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पहला साइन क्या किया, दूसरा साइन क्या किया, लेकिन दो जो दुनिया पे असर पड़ेगा वो एक पेरिस एग्रीमेंट वाला भी है। शपथ लेने के बाद इन्होंने कहा पेरिस एग्रीमेंट को टाटा बाय बाय, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, ड्रिल बेबी ड्रिल बोला इन्होंने। और दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी बाहर आना, उसका भी दुनिया भर में असर पड़ेगा, जिसमें हम भी शामिल हैं, भारत भी शामिल है। अलग अलग करके देखें, एक तो है क्लाइमेट चेंज जी। अब देख रहे हैं कि कैलिफोर्निया में अभी भी जो लॉस एंजलिस में आग लगी हुई थी आसपास की, ये भी एक क्लाइमेट चेंज का असर है। जी। तो ये ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ अफ्रीका एशिया में पड़ेगा, उनके मुल्क में भी क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई पड़ रहा है और उसमें भी ऐसे इलाके हैं जो क्लाइमेट चेंज के शिकार होंगे। जी। दूसरी बात जो है, आप कह रहे थे कि इसकी जो चीज थी कि फॉसिल फ्यूल्स को जी से हमें हट जाना चाहिए। हकीकत ये है कि आज के तारीख पे सोलर या विंड सस्ता इतना हो गया है कि जो फॉसिल फ्यूल से भी सस्ता दाम पे बिजली बना सकते हैं, और अमेरिका के पास इसकी भी काफी संपदा है रिन्यूएबल्स की। सोलर भी है, विंड भी है। पर इनकी ग्रिड की इन्वेस्टमेंट अलग तरीके से बात कर सकते हैं कि वो वेस्ट से ईस्ट लाने की उनकी ग्रिड सक्षम नहीं है, ये उनकी वीकनेस है। पर इनका ऑयल लॉबी इनके साथ है। हाँ, हमेशा, इसीलिए ऑटो इंडस्ट्री को इन्होंने तुरंत ही बोला। हाँ, ऑटो इंडस्ट्री में एक मिनट बाद में जाते हैं कि ऑयल जो है इंडस्ट्री से अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी हो डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों जुड़े हुए हैं। पर इसमें ट्रंप को लगता है कि आज भी तेल अगर हम सप्लाई करेंगे दुनिया में तो हमारा एक एक्सपोर्ट बनता है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारा ये होगा। तो ये इसीलिए ट्रेड के हिसाब से अगर देखें तो तेल से मुनाफा कमा सकते हैं, अमेरिका पैसा बना सकता है। और क्योंकि रशिया को मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से बाहर कर दिया है, दूसरे देशों के भी मार्केट में उस पर कमजोरी आ रही है, कैसे भेजे तेल को, तो इसीलिए कहता है अमेरिका कि मैं उस जगह को लूंगा, इसीलिए और तेल और गैस वो करने की पॉलिसी अपनाई है। क्लाइमेट चेंज हट जाना तो ठीक है तेल के लिए, पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो क्या लगता है उनको कि अगर कहीं बीमारी फैलेगी तो अमेरिका जर्म्स नहीं जाएगी, उसको क्या वीसा लगता है जर्म्स वहां आने के लिए? तो ये एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन है और सिर्फ इसका एक ही उन्होंने कारण दिया है कि हमको उसमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है, हमारी आबादी उतनी नहीं है, पैसा ज्यादा देना पड़ता है, चीन इतना देता है। और कोरोना से भी काफी परेशान थे क्योंकि ट्रंप भी कोरोना में जो भूमिका रही वो कोरोना को मान भी नहीं रहे थे। अब तो इन बातों पे खैर पुरानी हो गई है, उस पर नहीं जाते, पर सवाल यह है कि आज क्यों हटे? तो पैसा हमारा पैसा, ये तो हम बोलेंगे क्या क्या करना है करो, ये तो हम पैसा नहीं देंगे। तो उसका जो क्या कहेंगे जो नजर है एक पूरी तरह से बाजारी नजर है। हमको क्या मिल रहा है, कितना पैसा देने से क्या मिलेगा, यही उसका बातचीत से लगता है कि वही उसका पॉलिटिक्स है जी। पर इसके पीछे सवाल जो आप कर रहे हैं तो उसका पीछे ये देखना पड़ेगा कि अगर बीमारी अमेरिका में होता, भारतवर्ष में होता, चीन में होता, इनको रोकना, इनके लिए वीजा तो लगता नहीं है, इनको रोकना आज तक तो संभव हुआ नहीं है। तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को मारा था, हमारे यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने लोग मरे थे, वो तो आया था अमेरिका से, तो उसको क्या तब की बात है जी। तो इसीलिए बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। एक और जो तस्वीर है जो जिसपे काफी चर्चा है, और वहाँ के जो सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, जिन्होंने जिक्र भी किया कि अमेरिका के जो 3 पावरफुल लोग हैं, संदर्भ पिचाई में जोड़ लीजिए 4 अगर हम कर देते हैं तो वहाँ एलन मस्क हैं, यहाँ अमेज़न के प्रमुख हैं, यहाँ जुकरबर्ग हैं,
मेटा के। बर्नी सैंडर्स ने जो अपना वीडियो जारी किया और उसमें जो एजेंडा सेटिंग की कोशिश की, उसमें उन्होंने तीन इनका जिक्र किया कि किस तरह से ये तीन लोग ट्रंप को लाने वाले हैं और इनकी संपत्ति नवंबर से लेकर अभी तक $233 बिलियन बढ़ गई है। इसका जिक्र उन्होंने किया और ये काफी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हुए भी दिखाई दिए। एलन मस्क डांस भी कर रहे थे और इसे दूसरे ढंग की एक ओलिगार्की में अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके जाने की तरफ देखा जा रहा है। दो चीज है इसमें। अमेरिका ओलिगार्की पहले से ही है, उसका पीछे जो चलता है वो ओलिगार्क बिलियनियर्स की जो पॉलिटिकल पावर है वही चलता है दोनों पार्टियों में। तो ये ऐसा नहीं कि ट्रंप पहली बार आके इनके साथ है, दूसरे वक्त दूसरे प्रेसिडेंट भी इनके पैसे से चलते हैं, इनकी बातें मानते हैं। इनका प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव बहुत है, इसीलिए कि वहाँ पर कोई बंदिश नहीं है कि कितना पूंजीपति कितना पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सके। तो उसकी इतिहास में मैं नहीं जा रहा हूँ, तो इसीलिए पैसा ओपनली दे सकते हैं और देते हैं जी। यहाँ पर जो खास बात है कि इलॉन मस्क इस वक्त जो कह रहे हैं कि सेकंड प्रेसिडेंट है जी, कि ट्रंप के बाद इलॉन मस्क की हर चीज में दिखाई पड़ते हैं। तो ओपन पावर जो होता है पूंजी का वो दिखने को मिल रहा है, जो पहले शायद इस तरह से नहीं दिखता, थोड़ा पर्दे के पीछे था। पर्दे के पीछे था, बागडोर उनके हाथ में हो, इलेक्शन का फंड वो देते हो, पर डायरेक्टली राजनीतिक रंगमंच में नायक नहीं बनते थे। इस वक्त वो बने हैं। हकीकत है तो ट्रंप भी अपने बिलियनर पास से ही आए हैं जी, पर उसकी बात हम छोड़ देते हैं। पर ये जो चीज है और खास तौर से इलॉन मस्क की जो भूमिका है ये देखने वाली होगी कि क्या इस पर अमेरिका का जो ढांचा है ओपनली एक ओलिगार्की की तरफ जाते दिखता है जी, कि बिलियनर्स डायरेक्टली, बिलियनर के तो जिलियनर्स है, ये तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो डायरेक्टली क्या करेंगे वो देखने की बात है। मैं यहाँ खाली अपने दर्शकों को बता दूं कि एलन मस्क ही इस समय है जो एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया है। वो डिपार्टमेंट पद ग्रहण करने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो जिसमें सिर्फ डोज तो उसमें इस समय सिर्फ एलन मस्क हैं। पहले विवेक रामस्वामी भी थे जो भारतीय मूल के थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया शपथ ग्रहण से पहले ही। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत का क्या होगा। हमारे डियर फ्रेंड रहे हैं प्रधानमंत्री के डोनाल्ड ट्रंप, शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाया और जिस तरह से पहली खबर जो बनी हुई है कि 18 से 20 हजार भारतीय वापस भेजे जाएंगे और भारत ने भी कहा है कि ओके वी आर रेडी। माइग्रेशन सब जगह से गया है अमेरिका में, सब जगह पे उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, खास तौर से गरीब देशों पे, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट जो है अमेरिका जाता है। उनको लगता है कि वहाँ पहुँच जाएंगे तो शायद उनकी किस्मत बदल जाएगी। मैं दूसरे बातों पे इस पे आना चाहता हूँ, इमिग्रेशन माइग्रेशन चीज़ों को छोड़ के, कि भारतवर्ष का राजनीति इसमें कितना फर्क आएगा। साफ बात है कि ट्रंप की सीधी सी सवाल होगा कि आपके साथ संबंध रख के हमें कितना फायदा है, वो साफ हो गया है इसमें। और वही चीज जो है दुनिया के सामने उन्होंने खुद कहा, जब उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन के बारे में, पहले से कहते आए हैं उनको 2.5% नहीं, 2% नहीं, 5% डिफेंस खर्चा करना पड़ेगा। पर इस बार तो उन्होंने साफ कह दिया टैक्स मैं चीन पे लगाऊंगा, इन पे भी लगाऊंगा, यूरोपियन यूनियन पे भी लगाऊंगा, हम बचेंगे नहीं उसमें से। तो उनका जो ट्रांजैक्शनल कहते हैं अप्रोच है सबके साथ है, और लैटिन अमेरिका को फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर को जो कहते हैं फिर हमारे पूरी दबदबा यहाँ होना चाहिए, ये राजनीतिक मानचित्र उनका साफ है। तो इस पे हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, घुटना टेकेंगे कितने दूर नहीं टेकेंगे, आपके ऊपर है, देखना पड़ेगा इशू वाइज क्या होता है। हमारे ऊपर टैक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, चीन के ऊपर उन्होंने घोषणा कर ही दिया है टैक्स बढ़ाएंगे, तो 50% तक बढ़ा सकते हैं, बातचीत जो आ रही है। यूरोपियन यूनियन पे 25% बढ़ाने की बात चल रही है।
तो ये सब देखते हुए सवाल ये है कि अमेरिका चाहता क्या है, क्योंकि उसका खुद का इंडस्ट्री नहीं है इस वक्त, ज़्यादातर वो ख़त्म हो चुका है। तो वो दूसरों के से सामान लेगा और उस पर टैक्स लगा के उसका दुनिया अगर चलना है, अगर जी। ऐसा करना है तो दूसरे मुल्क क्या करेंगे, ये सवाल है। और इसीलिए अमेरिका की इस राजनीति में, जिसपे वो समझता है कि वेस्टर्न यूरोप से लेकर सब देशों पे डंडा चला के मैं अपना देश चला लूँगा, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वेस्टर्न यूरोप के लोग क्या करेंगे, इंडिया पे अगर इस तरह के दबाव आता है हमारे लोग क्या करेंगे। तो ये सवाल हमारे लिए इतना नहीं है, वेस्टर्न यूरोप के खास लिए इसलिए है कि वेस्टर्न यूरोप अमेरिका का एकदम पिट्ठू रहा है, खास तौर से यूक्रेन वॉर जो हुआ, वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, पैलेस्टाइन इसराइल को लेके जो हो रहा है, अमेरिका के एकदम पिट्ठू रहा है। वो अब क्या करेंगे जब उन पर डंडा चलेगी, ये सवाल है। हम अभी तक थोड़े बचे हुए हैं, रूस से हमारा संबंध है, चीन के साथ अभी हमने संबंध सुधारने की कोशिश है। थोड़ा सुधरा भी है, और उसके साथ साथ हमारे जो ट्रेड चीजें है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इस वक्त लगता है कि चीन ही होने वाला है, आज नहीं तो कल। अभी अमेरिका चाइना के बीच में स्विंग करता है थोड़ा, पर ज्यादातर अभी लगता है कि चीन पे जाएगा। तो हम अपनी अगर इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहेंगे तो अमेरिका से क्या रिश्ता बनेगा, ये सब सवाल जो है, इसमें सिर्फ ट्रंप हमें कुछ दे देगा ये समझना बेकार है। साफ है कि ट्रंप किसी को देने वाले नहीं है, और लेने वाले। इस क्रम में मैं एक आखिरी तस्वीर जो दर्शकों को, जो बहुत वायरल वीडियो रहा, बहुत वायरल समन रहा लेडी बिशप बुडे का। Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ट्रंप के सामने ही बोला कि दया दिखानी होगी। इन्होंने गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर का सवाल सबसे पहले उठाया। फिर यह भी बोला कि इस मुल्क में एक समय सभी लोग अननोन थे एक दूसरे को, सभी लोग बाहर से आए थे, और माइग्रेशन, इमिग्रेंट्स की भी बात की, और कहा कि हिम्मत दिखाई कि कहा कि सब लोग अपराधी नहीं है, मेजॉरिटी अपराधी नहीं है। इसका क्या असर रहेगा? देखिए, खैर वो तो जानते ही हैं, ये न्यूज़ में रहता है, वो अलग बात है। सवाल यह है कि अमेरिका एक इमिग्रेंट्स का नेशन है, क्योंकि जिनका देश था उनका कत्लेआम हुआ था। रेड इंडियंस जिन्हें कहा जाता है। हाँ, रेड इंडियंस शब्द आजकल इस्तेमाल नहीं करते, हमने कहा इसीलिए कहा जाता था। हाँ, इंडिजिनस जो लोग थे वहाँ के, उनका कत्लेआम हुआ है। खास तौर से नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में बड़े पैमाने पे हुआ है। अभी भी देखेंगे इंडिजिनस पीपल का एक मूल मेक्सिको से लेकर लैटिन अमेरिका, चिली को छोड़कर सब जगह मिलता है, इन जगहों पे नहीं मिलता। उन करीब करीब खत्म कर दिया। तो इमिग्रेंट्स का देश इसीलिए है कि उनको बाहर से, यूरोप से लोग आए वहाँ पे, इसीलिए इमिग्रेंट्स का देश है। तो वही याद दिलाया, आप इमिग्रेंट्स कहते हो, आप भी तो इमिग्रेंट ही हो। इनका फादर तो आए थे जर्मनी से, ठीक है ना? तो एक पुश्त दो पुश्त की बात है।
तो इसीलिए दया दिखाने की बात की। और जो जेंडर इशू है, ट्रांसजेंडर इशू है, उन्होंने भी रखा कि ये एक प्राचीन पंथी सोच है जो ट्रंप लेके चल रहा है, और उसके बारे में जो जितना, जैसे हमारे यहाँ कानून में जो बदलाव हुआ है, लगता है ट्रंप वहाँ होते हुए इन सब चीज़ों से भी और पीछे जाएगा। तो ये दोनों इशू आएगा, पर मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप पे अमेरिका के अंदर क्या होगा वो हमारे लिए इतना अहमियत नहीं रखता जी। हमारे लिए अहमियत है कि हमारे मुल्क पे क्या असर पड़ेगा, और दूसरे जो दुनिया के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, असर और पड़ेगा, क्लाइमेट पे क्या असर और पड़ेगा। क्लाइमेट तो हमने देख ही लिया है। महामारी और एक अगर आती है, वो क्या अमेरिका के बॉर्डर के बाहर रहेगी? उसको क्या वीजा लगता है अंदर आने के लिए? तो इसीलिए इन चीजों को तो सबके ऊपर असर पड़ेगा। तो ये जो एक क्या कहेंगे बेवकूफ़ी वाली दृष्टि है कि हम अपने आप को अलग रख सकते हैं, होने वाला नहीं है। और दूसरी बात है, इसका कीमत कौन चुकाएगा? जी। साफ है कि कीमत चुकाएगा दुनिया के लोग, चाहे वो महामारी हो, क्लाइमेट चेंज हो, जंग हो। अभी चुका ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत के लिए बहुत अच्छे दिन नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप का काल, जिसके लिए भारत का दक्षिणपंथी खेमा इतना हवन कर रहा था, इतना फील गुड कर रहा था, अगर 18 से 20 हजार भारतीयों की वापसी होती है तो निश्चित तौर पर यह मोदी जी के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। लेकिन साथ ही साथ चिंता दुनिया के स्वास्थ्य की भी है, दुनिया के जलवायु की भी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की मार से न भारत बचा है और न अमेरिका। शुक्रिया।